प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मज़ीद डेवलपमेंट हुई है। दो चीज़ों को ज़रा मिलाकर देखने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि जनरल फैज़ हमीद के मामले से जुड़े 3 मज़ीद अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। एक खबर तो यह है, और दूसरी खबर यह है कि साबिक सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को भी गिरफ्तार किया गया है और उन पर और उनके साथियों पर इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि मामला इमरान खान की तरफ बढ़ रहा है, और यूं भी कुछ ज़राए से पता चल रहा है कि इमरान खान से ये अफसरान राब्ते में थे, या इमरान खान अपने कुछ मकासद के लिए जेल के अमले को इस्तेमाल कर रहे थे, या एक नेटवर्क मौजूद था और वो नेटवर्क जो है वो ये लोग राब्ताकारी या सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे जेल के अंदर रहकर। और कुछ अफसरान जिनको आज गिरफ्तार किया गया है या आज तहवील में लिया गया है, या आज ISPR की तरफ से बताया गया है कि ये तहवील में लिए गए हैं 3 अफराद, तो ये जो तीनों अफराद हैं इनका ताल्लुक जो है वो जनरल फैज़ हमीद के साथ है, और इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कुछ जो सहूलतकारी है वो जनरल बाजवा के लिए कर रहे थे और राब्ते में थे। अब ये मामला किस तरफ को बढ़ रहा है? साकिब निसार का नाम भी आ रहा है, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं, लेकिन साकिब निसार साहब जो हैं वो उन्होंने तरदीद की है कि मैं काम से आया हूँ और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये क्या आने वाले दिनों में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? सूरत हाल कहाँ जा रही है? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। दानियल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, MNA हैं, PMLN के रहनुमा हैं। अजमल जामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तजज़कार हैं, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़कार है। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से शुरू करना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, ये 3 मज़ीद गिरफ्तारियाँ, ये आपको क्या लगता है कि ये टॉप सिटी वाले मामले की वजह से हैं, या फिर इसका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ ताल्लुक और उनके लिए सहूलतकारी करना, या 9 मई के वाक़यात, इन तमाम चीज़ों से भी कोई ताल्लुक हो सकता है? लेकिन टॉप सिटी वाला केस बहुत डिफरेंट, वो बिल्कुल एक अपोजिट केस, डिफरेंट केस था। और ये जो केस है आफ्टर रिटायरमेंट, ये जो स्पेशली ISPR ने जिक्र किया है कि इसमें उनकी जो गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज थी और फौज के क़वायदे ज़वाब्त के मुतालिक किसी और इशूज के ऊपर वो मिलते थे, सहूलतकारी कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सीरियस बात है। इसलिए है कि देखिए, आप एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट में रह चुके हैं, उसके बाद आप बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, तो जाहिर है कि जब आप रिटायर होते हैं 2 साल वैसे ही बैन, तो क्या पोलिटिकल एक्टिविटी में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। और फिर अगर आप सहूलतकारी और उनसे उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे गाइडेंस दे रहे हैं, पार्टी को कह रहे हैं, एंड यू नो द इनर साइड ऑफ मिलिट्री स्टोरी बिकॉज यू बीन DGI for quite some time and very active, and then you had lot of information which is not to be diverged to anyone. सबसे बड़ी असल बात ये है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अभी आपने 3 अफसर और जो इन्वॉल्व तो चकवाल के थे, इनके इलाके के लोग हैं, वो सहूलतकारी और पैगाम रसानी कर रहे थे, ग्रुप ऑफ रिटायर्ड अफसर। और हो सकता है कि और भी इनकी इंक्वायरी के बाद, इंफॉर्मेशन के इन्वेस्टिगेशन के बाद और लोगों के नाम भी आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। ये और इसमें फौज ने तहैया किया जी कि आप इस मामले में दे विल टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन, मंत्र के अंजाम तक लेके जाएंगे जो भी इन्वॉल्व है। इसलिए इट इज वेरी सीरियस। फौज को इसमें बदनामी की बात थी, फौज के खिलाफ हो सकता है कि कोई एक खिचड़ी पक रही हो, दैट इज ऑल्सो वेरी सीरियस। और अगर आप इवन किसी पोलिटिकल पार्टी को भी आप सहूलतकारी कर रहे हैं या पैगाम रसानी आपके ग्रुप के लोग कर रहे हैं, दैट इज सीरियस। बिकॉज ये ऐसे कभी भी नहीं होता है। हैरानी कैसे हुआ। और उसके बाद जब भी आप सीनियर ऑफिसर को रिटायर इस सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के होते हैं, तो उनकी भी अपनी एक सर्विलेंस का प्रोसीजर उनको किया जाता है, ताकि वो कोई गलत लोग जो मिल रहे, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट एविडेंस आ जाती है। और जब तक ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन ना हो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल ना हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कभी भी ऐसे अरेस्ट वगैरह नहीं होते। सो वी शुड बी वेरी क्लियर what was happening, how it is done, or what is likely to happen. That is very clear. सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब का बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, वो जो कह रहे हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और फिर ताने बाने मिल रहे हैं। ज़रा सुनिए अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं।
बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर जो ये तमाम चीजें की जा रही थी, ये बड़ी पुरानी एक साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ, जेल से भी जारी थी और अभी जो नोटिस में आया कि एक जेल के अफसर को भी तहवील में लिया गया। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी जरूरी है और अभी मजीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा मजीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब अता तारड़ साहब इस मामले को, इन गिरफ्तारियों को इमरान खान के साथ मिलाकर देख रहे हैं। बनजोदा साहब, ये इमरान खान का फैज़ हमीद साहब के साथ और 3 आज मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं इनके साथ, और फिर वो जेल का एक नेटवर्क पकड़ा गया है कि जिसमें अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, कुछ और लोग हैं, वो सहूलतकारी कर रहे थे और कुछ व्हाट्सएप नंबर्स पकड़े गए जिन पर वो कॉल्स करते थे इमरान खान के लिए। ये क्या मामला है सारा? बहुत शुक्रिया असद भाई। हर रोज़ एक मज़ाक़ा ख़ेज़ चीज़ जो है वो सुनने को मिलती है, मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें जो हैं वो हम देखते हैं। देखें, इससे कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस से रऊफ़ हसन साहब को और वहाँ पर स्टाफ जो है वो उठा लिया गया था। स्टाफ जो कोई तस्वीर बनाता था, कोई पानी पिलाने वाला था या कोई कैमरामैन था, कोई भी था, तो उनको कहा गया कि ये भी इसी तरह से ऑपरेट हो रहा है, करदम तंजीमों के साथ इनका वास्ता है और बड़ी एविडेंस मिल गई है, बड़े शवाहिद मिल गए हैं और पूरी मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट की गई। जी दानियाल चौधरी साहब, सर ये बताइए कि ये हमने जब जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई या तहवील में लिया गया तो हमें एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर बताया गया प्रेस रिलीज में कि उस फैसले की रोशनी में एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, उसके लिए तहवील में लिया गया है। लेकिन आज मजीद 3 गिरफ्तारियां हुई हैं तो पता चला है कि, और फिर जिस तरह से तारड़ साहब का मैंने बयान सुनवाया, कुछ और पॉलिटिकल व्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, तो इसमें फिर 9 मई का जिक्र हो रहा है, इसमें इमरान खान के साथ राब्तों का जिक्र हो रहा है, इसमें इमरान खान के साथ राब्ताकारी और सहूलतकारी का जिक्र हो रहा है। ये गिरफ्तारियां आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या हैं? ये एक हाउसिंग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में है या 9 मई के पर्सपेक्टिव में है या इमरान खान के साथ राब्तों और तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक के पर्सपेक्टिव में है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैंने सुना कि आप जिस तरह कह रहे थे कि पहले मैंने अपने भाई की बात सुनी, ये कहते थे कि मज़ाक़ा खेज़ बातें हैं। देखिए, इनके लिए तो मज़ाक़ा खेज़ जो है वो नेशनल असेंबली के पास किए गए कानून भी है। इनके लिए मज़ाक़ा खेज़ पाकिस्तान के जो आइन में और जो पार्लियामेंट जो बिल्स पेश करती है और उसको कहते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो उनके लिए मज़ाक़ा खेज़ है। जो मुल्क का ये हाल कर रहे हैं और जो करते रहे, दैट इज ऑल्सो मॉकरी फॉर देम। देखिए, यहाँ जो अब हालात हैं वो इस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, सही है, ये कोई छोटी चीज नहीं। अच्छा दानियाल साहब, आप चूंकि आप पहुंच गए हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी सीट पर तशरीफ ले आए इन द मीन वाइल और अपना आर्गूमेंट फिर मुकम्मल कर लीजिएगा। तो इन द मीन वाइल मैं जरा हारिस नवाज साहब के पास चला जाता हूं। हारिस नवाज साहब, यही सवाल का जरा जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी राय क्या है कि ये खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है? क्योंकि अब तो इसको बहुत सारी और चीजों के साथ, तहरीक इंसाफ, 9 मई, इमरान खान, इन चीजों के साथ मिलाकर देखा जा रहा है। आपके ख्याल में क्यों है ऐसा? नहीं, बड़ा क्लियर है। सेकंड फेज जो उन्होंने ISPR ने स्टेटमेंट निकाली है रिलीज, उसमें उनकी पॉलिटिकल डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो अनवारंटेड है, नॉट अलाउड हैं आफ्टर रिटायरमेंट। जिस तरीके से ऑफिसर्स को बिहेव करना चाहिए, कंडक्ट एंड बिकमिंग, बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है। दे हैव नॉट नॉमिनेटेड एनी पॉलिटिकल पार्टी, ना उन्होंने अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, बट दे नो कि इसके अंदर जो ऑफिसर्स थे जो पकड़े गए हैं, दे वर डूइंग मुआवनत कर रहे थे, सहूलतकारी कर रहे थे, पैगाम रसानी कर रहे थे। एक ग्रुप ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर मीन्स देयर आर लाइकली टू बी मोर ऑफिसर्स, मे बी अदर रैंक्स आल्सो, जो इन चीज में इस्तेमाल हो रहे थे। दानियाल साहब, आप जरा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप कैसे देख रहे हैं इन गिरफ्तारियों को, इन चीज़ों को, और तहरीक इंसाफ के साथ इसका कैसे कनेक्शन जुड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जिस तरह मेरे भाई पहले मैं जिस तरह बात कर रहा था कि इसका जो प्रोस्पेक्टम है वो बड़ा ब्रॉडन है, और जो आज अता साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंड फॉलोड बाय द अदर पार्टीज़, अदर पॉलिटिकल लीडर्स, वो इस पॉइंट पे ख़त्म नहीं होती कि एक स्टेटमेंट है। यहाँ जब आपको तफ्तीश की गई तो आपके सामने जिनको अरेस्ट किया हुआ है, जनरल फैज़ से कुछ नाम निकले, और उन नामों पे आपने देखा कि फ़ौज ने अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में करते हुए अपने फिर सीनियर अफसरान को उठाया गया। आज जिस तरह फिर उसके बाद वो चीज़ उधर रुकती नहीं है। जब उनसे पता किया गया कि वो इमरान खान साहब से राब्ते में कैसे रहे,
तो और इंकशाफात और नाम वापस सामने आए और आपके सामने आया कि और कौन कौन से लोग जो थे जो अंदर डिपार्टमेंट के थे जो उनसे इन्वॉल्व थे। इसके बाद आपके पास शवाहिद आए और आपको बड़ी कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास आई उनसे बात करने के बाद कि इमरान खान हाउ ही वॉज इन्वॉल्व्ड 9 मई के वाक़यात में, किस तरह जल फैज़ साहब का उनके साथ रब्ता था, किस तरह वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते रहे और किस तरह चीज़ें अनवाइंड होती थी। आपको आगे आने वाले दिनों में और बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। देखें ये नॉन स्टेक एक्टर्स वाला जो रोल है वो इमरान खान का है। अब ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो जनरल फैज़ हमीद की हुई थी ये 9 मई के वाक़यात के पस मंज़र में हुई है? नहीं, इसमें 2 प्रोस्पेक्टिव थे। ही वाज पिक्ड अप ऑन द इशू जो ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में लिखा और अगर आप उसकी निचली लाइंस पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि उसमें और ऐसी मल्टीपल रीजंस थी जिनकी बेस के ऊपर, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम शवाहिद कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा शवाहिद मौजूद हैं हमारे पास और ठोस शवाहिद जिसकी बुनियाद पर उनको उठाया गया। और उन्हीं बुनियाद के ऊपर जब आपने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो आपको समझ आया कि इमरान खान की कड़ी किस तरह मिलती जा रही है, किस तरह मिल रही है, किस तरह एक पूरा प्लान था। उस प्लान को एग्जीक्यूट करना था अपनी अफवाज को कमज़ोर करने के लिए, किस तरह उस प्लान को एग्जीक्यूट करना था पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, और किस तरह इमरान खान, देखिए इमरान खान का या उनका गेन इसमें यह था कि मुल्क, देखिए मुझे बात बताएं आपके इमरान खान की क्या इसमें पॉलिटिकल गेन था कि IMF पाकिस्तान में आए और IMF के ख़िलाफ़ आप धरने दो अमेरिका में और आप हाथ उठा के झोलियाँ उठा के दवाई करो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। इसमें इमरान खान का क्या हो सकता है या इनकी जमात का? इनका फ़ायदा ये था कि कमज़ोर पाकिस्तान, फाइनेंशियली करप्ट पाकिस्तान, आपका जो IMF के सामने बैंकरप्सी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान, इनके लिए फिजिबल था कि जो इनके लोग इनके साथ सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान से बाहर बैठे थे, उनको ये टर्फ सबसे बेहतर ये मुमकिन है, ये हो सकता है पाकिस्तान को गले से किस तरह इमरान खान हो सकता है अपने सियासी फायदे के लिए सब कर रहे हों, ये मुमकिन है। लेकिन फैज हमीद साहब ने कौन सा आर्मी चीफ लगना था? वो क्यों कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद? ऐसा क्यों कर रहे होंगे आपके ख्याल में? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप, इमरान खान क्या चाहता था? इमरान खान चाहता था अदम एतमाद। इमरान खान चाहता था कि उस प्रोसीजर से लेकर अदम एतमाद वाली टाइम से लेकर आप जो हमने उनके ख़िलाफ़ लेके आए उस टाइम से लेकर अभी तक अदम इस्तेकाम के लिए काम हो रहा था कि मुझे एक बात बताएं कि, और साथ उनको ये सपोर्ट इसलिए कर रहे थे, इनके पर्सनल वेंजेंस थे, इनके पर्सनल ग्रीवियंसेस थे। ही वांटेड टू बी द चीफ, ही हैड अदर पॉलिटिकल कमिटमेंट्स विद इमरान खान जो पूरे नहीं हुए, और ये मिलकर जो भी कर रहे थे। लेकिन उस मुल्क जो भी कर रहे थे उस करने से, क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है और इसमें आपको जब आगे चीज़ें शवाहिद सामने आएंगे तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, वो जो हो रहा था वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था, जिसकी सबूत, जिसकी आपके विटनेसेस आपके सामने हैं। जो ये पाकिस्तान में बार बार अदम इस्तेकाम की बात होती थी, जो CPEC के साथ आपने CPEC को रोक दिया था, जो चाइनीज़ के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले गए थे, जो आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जो आपके एक एक चीज़ की कड़ी मिलती है, और ओवरऑल एजेंडा ये था कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। कमज़ोर पाकिस्तान, कमज़ोर अफवाज और कमज़ोर चीफ was what they wanted and they somehow couldn't achieve it। और अब जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो नजर आएंगे। इसमें वो कड़ियां किस किस मुल्क के साथ मिलती हैं, कहां से मिलती हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं, और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा था, वो सब चीजें सामने खुल के मजीद बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बजोदा साहब, आपने बहुत तफसील से गुफ्तगू सुनी है दानियल साहब की। वो कह रहे हैं कि जी ये कमज़ोर पाकिस्तान PTI को सूट करता है और उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा था, और अब कड़ियाँ मिल रही हैं, तफ्तीश हो रही है, बात शायद और भी लोगों के नाम इसमें आ जाएं। देखें, जो भी तफ्तीश करें, जो भी ये कड़ियाँ खुद से बैठ के मिलाएं या बातचीत से कहें कि ज़ुबानी कलामी कहें, जिस तरह से भी कहें, वो तो इनकी अपनी राय है ना, या इनकी अपनी जो है सोच है, या इनकी अपनी थाट्स हैं, या इनकी अपनी विल है कि वो क्या कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं ऑन रिकॉर्ड, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मुल्क का हाल किसने बुरा किया है, कौन जो है, किसने आइनी हुकूमत को हटाया, किसने अमेरिका के कहने के ऊपर जो है एक आइनी वज़ीर आज़म को हटा के और 16 महीने आकर तबाही की, और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, और फिर जब दूसरी दफ़ा आए हैं तो फार्म 47 के मुताबिक कौन आया, किसने मुल्क के अंदर धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाया, किसने आइन तोड़ा,
किसने ऐसे कानून लेकर आया कि अपने केसेस खत्म किए? ये तो आप किसने जवाब, अपने ये तो आप हक के जवाबी अंदर चार्जशीट लगा रहे हैं ना, जो आपके ऊपर इल्जामात लगे हैं उसका क्या जवाब है? मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि IMF को क्यों खत लिखा। जमान पार्क में आए, इमरान खान ने कहा ठीक है हम हमायत करते हैं, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन जरूर कहिएगा। आपने IMF को क्यों रिज्यू करना होता है? मुल्क के अंदर आपने मुआशी इस्तेकाम के लिए रिज्यू करना होता है ना, कर्जा आप क्यों लेते हैं कि स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आप मुल्क के अंदर धांधली ज़दा इलेक्शन करवाएंगे और आवाम की आपको सपोर्ट हासिल नहीं होगी, आप मुझे बताएं कैसी इकॉनमी ठीक हो सकती है? इमरान खान ने कहा कि आपने हमें ये कहा था कि बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन जो है इनसे हम बात करेंगे और ये कराएंगे, लेकिन क्या हुए हैं? क्या मजीद 500 अरब या 1000 अरब या 10,000 अरब कर्जा लेकर और सिर्फ अपनी जो है वो MPs MNAs को ग्रांटें दी जाएं, मुल्क का ना सोचा जाए और फिर आप कहें कि जनाब ठीक है? सबसे जो बुनियाद थी वो बुनियाद ही गलत है। इलेक्शन धांधली ज़्यादा करवा के और ऐसे लोग जिनको आवाम ने इक़्तिदार दिए ही नहीं है उनको बिठाएंगे तो क्या बाहर से लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने? आज आप कह रहे हैं कि हम 120 या 24 मुल्कों के वीज़े फ्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? इसी वजह से कर रहे हैं कि आपकी तरफ आ को नहीं रहा। आपने कहा कि हमने वो एग्रीमेंट, आप मुझे बताएं कि कितने पैसे पाकिस्तान में बाहर से, इसका हल क्या है? कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? इसका एक ही हल है, साफ शफाफ इलेक्शन, आवाम के इत्मीनान वाली हुकूमत जो फार्म 47 के मुताबिक बनाई ना गई हो, जो देखने का आवाम की दूसरा सपोर्ट हो, वो ये है कि इसका हल आवाम की सपोर्ट हो, 9 मई के मुसलमान को सजा दी जाए और मुल्क में जो है वो जिन्होंने ये गदर मचाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक देखने का एंगल वो भी तो इन्होंने मचाया है। 9 मई तो इन्होंने करवाया है। 9 मई के अंदर तो सारे ये 9 मई तो हमारे खिलाफ हुआ है। हारिस नवाज साहब, एक तो अब जो PTI का मौक़िफ़ मुसलसल रहा है वो ये रहा है कि हमारे खिलाफ ये हुआ क्योंकि उसके बाद हमारे खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। अब इसके लिए वो डिमांड ये करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये डिमांड अनफेयर है? देखिए, बात यह है कि जुडिशल कमीशन उस वक्त होता है जब कोई डाउट होता है। अगर 9 मई की प्रॉपर ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं कि वो कैसे इंस्ट्रक्शन पास हो रही है, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगले दिन के लिए फिर अटैक की तैयारी हो रही है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तो देन यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ये वेस्ट टाइम तो कोर्ट्स ने किया है। कोर्ट्स ने क्योंकि डिले कर दी, स्टे कर दी ऑर्डर्स मिलिट्री कोर्ट्स को। अदरवाइज तो अब तक जो जिनका कसूर था उनको सजा मिल जाती, जिनका नहीं था वो फारिग चले जाते। लेकिन कोर्ट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जुडिशरी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को सही नहीं देखती है, वो अपने रिफॉर्म्स नहीं करते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सब कुरानिक केसेस चलते जा रहे हैं जो 20-20 साल चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का और स्पेशल एंटी टेरर कोर्ट का फ़र्क यही है, मिलिट्री कोर्ट्स में डे टू डे केसेस होते हैं, इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होते हैं, डिफेंस को लॉयर मिल जाता है, आप आगे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता। सिर्फ ये फ़र्क है, उधर 10-10 साल लग जाते हैं तो जो पर्पस अदा होता है वो खत्म हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। ये जो आप कह रहे हैं ना, एक तासुर आमतौर पर ये है कि स्टे ऑर्डर मिल गया, जैसे यास्मीन राशिद साहबा का मामला है या उमर सरफराज चीमा है या फिर मियां महमूद रशीद हैं, इनके केसेस में स्टे नहीं हुआ। इनके केसेस में ये है कि पुलिस ने रिकॉर्ड आज तक पेश नहीं किया, जिसकी वजह से इनका ट्रायल नहीं हो पा रहा और बेल भी नहीं हो रही, और बेल भी नहीं हो रही क्योंकि इनका रिकॉर्ड अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। वो तो प्रोसिक्यूशन ने पेश करना है। अगर ये तमाम एविडेंस मौजूद है तो आपके ख्याल में रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया जा रहा? Sir, the issue is that then it is a fault of the courts. Courts को चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर करेगी छोड़े अगर आप एविडेंस नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी जो है they have to be very independent, they have to be very fair होना चाहिए। जिसके भी हैं, अगर नहीं है तो उनको छोड़ दें। ये कोर्ट का काम है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ जाती है? ये गवर्नमेंट है या कोर्ट्स है? फौज को नथिंग टू, फौज तो कहती है हाँ हमें आप ट्रायल के लिए जो केसेस हैं वो हमें दें, हम चलाना चाहते हैं, कोर्ट ने स्टे किए हुए। अगर एविडेंस नहीं आ रही 1 साल से तो व्हाट द कोर्ट्स आर डूइंग, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यही तो मैं बात करता हूँ कि हमारे कोर्ट्स को चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जो नेशनल प्लान डिसाइड हुआ था कि ये एक जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, जुडिशल रिफॉर्म्स किधर गई हैं, क्यों नहीं है? हर बात में आपने स्टे कर 2700 बिलियन रुपीस के FBI के केसेस स्टे हुए इनकम टैक्स सेल टैक्स के कोर्ट्स के अंदर। Who is responsible? ये पैसा किसके? हुकूमत पाकिस्तान को पहचान है। हम भूखे मर रहे हैं, हम $1 बिलियन के लिए 300 अरब रुपए की मिन्नतें कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। हमारे FBI में इतना पैसा चोरी हो रहा है, आप डेवलपमेंट फंड के लिए 1500 अरब दे रहे हैं, आप 2700 रुपए के केसेस स्टे हुए हैं। तो who is going to ये हुकूमत बैठ के जुडिशरी से बात करे, कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें एंड देन सॉर्ट आउट दीस थिंग्स।
दैट्स व्हाट आई से। इसमें अननेसेसरी ट्रोलिंग है, सोशल मीडिया, फौज अपना काम कर रही है। हाँ, जहाँ फौज की मामले में इंटरफेरेंस होगी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा, फौज में अगर कोई बेज़ाब्ती होगी उसके खिलाफ उकसाया जाएगा। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और वो मंदिर की नाम पर जाएगा। दैट इज आर्मी डूइंग। आप सिविल इदारों की अपने इन हाउस अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, अपना वहां भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, देखें उनमें क्या हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ये एक हुकूमत का काम है, अवाम ने हुकूमत इसीलिए दी है आपको कि आप ये सारी चीज़ों को स्टॉक लें और करें काम को, बजाय कि ये नहीं कि आप आराम से ना डिलीवर भी ना करें और हुकूमत भी करें, डिलीवर करें, अवाम को खुश करें। अवाम खुद ब खुद बाकी पोलिटिकल पार्टी से दूर हो जाएंगे अगर उनको रिलीफ देंगे। 50 बिलियन की आप देने वाले ये बिजली को, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 1500 रुपए का डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं लोगों को, जो MNMP को पैसा डेवलप करेंगे। ये चीजें ठीक करें तो मेरे ख्याल में आवाम खुश हो जाएगी, तो ना फेक न्यूज होगी, ना टेररिज्म होगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये हमें करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने दी है। लेकिन एक चीज़ जो दाना साहब अभी जुडिशल इंक्वायरी के मामले पर जवाब ये दे रहे हैं ब्रिगेड साहब, वो कहते हैं कि कोई डाउट हो तो इंक्वायरी करें ना, डाउट है ही नहीं। अगर ये तमाम एविडेंस मौजूद हैं तो किसी के खिलाफ आज तक ये एविडेंस प्रोड्यूस करके अदालतों से सज़ा क्यों नहीं हुई आपके ख्याल में, बल्कि रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया बहुत सारे केसेस में? देखें जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो ये है कि आपके पास जो शवाहिद हैं दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जो जिस तरह लोगों को प्रोवोक किया गया था, इमरान खान का नेफ्यू जो है वो एक आर्मी ऑफिसर की पेंट की वेस्ट बताते हुए झंडे के साथ लटका के डंडे के साथ लहरा रहा था, तो क्या कह रहा था? यास्मीन राशिद साहब की जो साहिबा की जो वीडियो है वो क्या कह रही थी? मुराद सईद क्या कह रहा था? इनके अपने जो नारकोटिक्स के वज़ीर थे वो क्या कह रहे थे? इनके अपने लोग क्या कह रहे थे? इमरान खान का अपना कन्फेशन है कोर्ट में 8 या 9 जर्नलिस्ट के सामने, जिस पे उसने कहा माना कि मैंने लोगों को कहा था कि आप जाके अपने GHQ और जहाँ जो इंस्टॉलेशन हैं उसके बाद जाके आप प्रोसेशन करें और आप जाके करें। इमरान खान को जब अरेस्ट किया, इमरान खान का अपना बयान है, अपने मुँह से जब उसको रिहा किया गया, उसने कहा कि मैंने लोगों, अगर मुझे उठाया जाएगा तो ये लोग फिर उसी तरह करेंगे। देयर वाज नो रिमॉर्स, इट वाज कन्फेशन कि अगर मुझे उठाया जाएगा तो ये लोग फिर उसी तरह करेंगे। किस तरह? वो इस तरह कि आप शोहदाओं के मुजस्मे जलाएंगे। किस तरह फिर उसी तरह करेंगे कि आप उन शहीदों के जहाज़ जलाएंगे या वो जहाज़ों को आग लगाएंगे जिन्होंने इंडिया के जहाज़ों को आग लगाया। अब यहाँ से बात निकलती है थोड़ी सी आगे, जब फैज़ साहब को और लोगों को उठाया तो आप उनको उठाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ और आप जो इन्वेस्टिगेशन आगे चली कि ये किस तरह कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ मिलकर मुनज़्ज़म तरीके के साथ पाकिस्तान में ये कर रहे थे, डिजिटल टेररिज्म कर रहे थे। वो पाकिस्तान में बैठकर भी और पाकिस्तान से बाहर बिठाकर लोगों से डिजिटल टेररिज्म करवा रहे थे। उसके शवाहिद भी हैं, उसके शवाहिद आपको मिले जब इनके दुकान, इनकी जो दफ्तर है वहाँ से लोगों को उठाया, जिसका बाद में कहने शुरू हो गए पानी वाला है, किसी का कहने लगे ये लोटेद होता है, किसी का कहते हैं बाथरूम होता है, किसी का कहते हैं गोलगप्पे कराए हैं। शॉपर से इशारे में जा रहा था, शॉपर से बारूदी मवाद निकला है, अहमद जंजुआ का मसला। जो जिसका भी जो निकला, जब आपके मेन कंटेंट या मेन चीजें ये थी कि जो आपके पास इनकी जो डाटा आया और जो उनका कंप्यूटर फोरेंसिक कराने के बाद जो चीज़ें आई वो भी आपके सामने खुल के आएंगी। वो ये सारी कोलैबोरेटिव एविडेंस हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा। आपका सबसे बड़ा मसला ये आया कि आपके लोगों को तो उठा लिया मिलिट्री कोर्ट या सजाएं देने के लिए, वो स्टे ऑर्डर्स पे चले गए। अब जब फैज़ साहब के थ्रू और इनके थ्रू चलेंगे और जूं जिसमें ये पार्टी हैं जिसमें उनके ऊपर इनको रिलीफ नहीं, जो आपने शुरू में बताया। दूसरा, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट साहब आपने जो बताया अभी कि जी एविडेंस है, अहसान न्याजी का आपने जिक्र किया, आपने डॉक्टर यास्मीन की तकरीर का हवाला दिया, वहां पर वो मौजूद थे। ये सारे एविडेंस इकट्ठे करके प्रोसिक्यूशन अदालत में पेश कर क्यों नहीं रही? सवाल ये क्यों डिले कर रहे हैं इसे? प्रोसिक्यूशन ये तमाम चीज़ें, ये शवाहिद जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में पेश करेगी और क्योंकि स्टे ऑर्डर हुआ हुआ है उसकी वजह से डिले आया। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि इसको कटाकटी को एक तरफ पूरा होने दें, मुल्क को आगे चलने दें। ये जब आपके स्टे ऑर्डर्स ख़त्म हो तो आपके सामने चीज़ें हैं। अभी मेरे भाई ने एक चीज़ कही कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अमेरिका हटाया गया हमें। इनके अपने प्रेसिडेंट ने, अपने लोगों ने कहा मफरूज़े की बात है। इनकी अपनी एक्सेप्टेंस है कि हमने अमेरिका की बात नहीं ली, हमने साइफर अमेरिका का नहीं कहा, वो तो हमने वैसे ही पॉलिटिकल वो कहा। पहले साइफर की मफरूज़ा बन गया, फिर 35-55 पहले उन्होंने कहा, उन्होंने 4 साल हुकूमत नहीं चलनी जी, फिर 35-55 में मफरूज़े की सियासत होगी। इनकी जो सियासत है ही गुमराही की। अभी अमेरिका के अंदर जो बिल्स पेश हो रहे हैं उसको ये कभी सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को दहशतगर्द ममालिकों में शामिल कराने के उनके साथ खड़े हैं। इनके अपने लोग उन लॉबी फर्म्स को जाके मिल रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेरा
एक भाई है, दोस्त है, जो एक MNA है, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट वो जाके उन लोगों को मिल के अभी लास्ट अपने ट्रिप में उनके साथ तो तस्वीरें खिंचवा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो आपके वहाँ बिल्स पेश कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा इन्होंने की कि बातचीत की, हमने बात की कि देखें इनकी सबसे बड़ी इनका इशू ये है कि इनके साथ आपने जब भी बैठ के बात करने की कोशिश की या आपने जब भी इनको ऑन बोर्ड लिया किसी चीज़ के लिए, इनका यू टर्न, इनके पास सिर्फ दो तरीके हैं, या गहरबान या पाऊँ। अब मसला ये है कि अब ये बीच में आ गए हैं, ये मांगने शुरू हो गए हैं माफिया, और माफिया मांग के NRO मांग रहे हैं। देखिए NRO जो है हमने इनको नहीं देना। NRO इन्होंने जिस मुल्क के खिलाफ इन्होंने ये साजिशें करते रहे, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे, ये पाकिस्तान की आवाम के सामने आए, उनसे माफिया मांगे, और इनको NRO जो है उसके बाद आवाम दे, और फिर ये अपने कन्फेशन के बाद ये कोर्ट्स के पास जाए और उनको कोर्ट्स देंगे रिलीफ। देखिए आप आज जो इन्होंने जो बातें, अब इनकी चीज़ें और जो गैर मशरूत माफिया और जो बात हो रही है, इसको NRO कहते हैं, और इनको और किसी चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही, इनको सिर्फ अपने गरूर की, इनकी मैं की, ये कहते थे मैं लोगों के AC बंद कर दूंगा, इनके पंखे उतार दूंगा, इनकी मैं चीखें निकलवा दूंगा, ये उनको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। और ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन पे रहम करे, और ये आगे खुद भी चैन से बैठें और मुल्क को जिस तबाही की तरफ ये रोज़ धिक्का देने की कोशिश करें, ये मुल्क भी ना जाए। और हम हारिस समाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं वापस आता हूँ तो नईम हैदर पंजोता साहब से भी इस मौक़िफ़ लेता हूँ तमाम चीज़ों का, और अजमल जामी मेरे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तबसरा मैं लेता हूं, लेकिन पहले अजमल जामी साहब ये बताएं कि ये अब फैज़ हमीद साहब की को तहवील में लिए जाने के बाद 3 मजीद अफसरान को लिया जाना, अब ये हमें शवाहिद मिल रहे हैं या चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये खाली एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला नहीं था, ये मामला इमरान खान की तरफ जा रहा है। अब क्या आप देखते हैं कि अडयाला से उनका अगला मकाम कोई और हो सकता है? क्या वो मिलिट्री तहवील में भी जा सकते हैं? क्या संगीन नताइज अब उनको फेस करना पड़ सकते हैं? तहरीक इंसाफ के लिए कितना टफ हो रहा है डे बाय डे, जैसे जैसे नए लोगों को तहवील में लिया जा रहा है? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। मेरा ख्याल है जो अभी हमारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे, जनाब इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू रिसेंटली की है वो कहीं ज्यादा बेहतर थी। उन्होंने ये बरमला कहा कि अगर 9 मई में मेरी पार्टी के कोई लोग शामिल हैं, उसमें मुलव्विस हैं तोड़ फोड़ में, जलाओ गिराव में, तो उन्हें सजा दें, मैं उन्हें पार्टी से बाहर निकालूंगा और मैं माजरत भी करूंगा। ये ज्यादा सेन अप्रोच है, बजाय इसके कि आप दिफा करें। हसन नियाजी को हम भी जानते हैं, हमारा भी ताल्लुक रहा, इसी लाहौर शहर का है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था उससे, लेकिन एक रॉन्ग डूइंग को आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप बाजार से जाके पतलून ले आए। मैं पंजोता साहब से भी बड़े एहतराम से पूछूंगा कि ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि आप पतलून और जो यूनिफॉर्म लेके आए वो बिल्कुल एक्यूरेट उसी साइज का था जिस साइज की वहां पे अलामती तौर पर वो साहब मौजूद थे जिनका घर था। ऐसी बात ना करें, इसको दिफा ना करें और 2 डिफरेंट पैरेलल्स को ड्रॉ ना करें। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने गलत किया है उसकी मजम्मत करें, उसको सजा होने दें। आपके हुकूमत से जो शिकवे शिकायत हैं बिल्कुल जायज हैं। आप जब अपनी धांधली की बात करते हैं, उन्होंने सर गलत किया है ना जामी साहब। जामी साहब गलत क्यों ने किया है? जिन्होंने अगवा किया है एक साबिक वजीर आजम को, जिन्होंने जुल्म सितम किया है, जिन्होंने 9 मई हमारे खिलाफ किया, गलत क्यों ने किया? जी आप गुजारिश सुन लें। आप जब लोगों के अगवा की बात करेंगे तो ये खाकसर तब से उनकी बात कर रहे हैं जब आपकी पार्टी के मुंह बंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी भी मुंह बंद नहीं हुआ, मैं तो बोलता रहा हूं। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बात करूं ना, मुदस्सर महमूद नारू को आप जानते होंगे। मुदस्सर महमूद नारू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त में एक हमारा सहाफी दोस्त उठाया गया था, प्राइम मिनिस्टर तक बात ले जाई गई थी, सेंटर फैसल जवेद को हमने तवज्जो दिलाई थी। आज उसकी माँ, बूढ़ी माँ जो है, अपने पोते के साथ आज भी उसको ढूंढ के एहतजाज करती फिरती है। मैं जब आपने मेरी बात की तो मैं उसकी बात करूंगा कि बैसित सहाफी, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी के तौर पर हम ऐसे वाकयात की तब से बात कर रहे हैं जब आपकी पार्टी के जिम्मेदारान इस पर बात करने से कतराते थे और हमें जवाब नहीं दिया करते थे। हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी बात की है, आलिया हमजा की भी बात की है, ऑन रिकॉर्ड बात की है। मेरा बैसित पाकिस्तानी और सहाफी के तौर पर ये मशवरा या गुजारिश होगी आप सबसे, तमाम जिम्मेदारान से, कि देखें जंग के एंड पे भी टेबल पे आपने बैठना है, फतह और शिकस्त की सूरत में भी आपने टेबल पे बैठना है। तमाम तर दुनिया के मामलात का हल टेबल पे मिला है और टेबल पे गुफ्तगू के जरिए हल मिला करते हैं। अगर आप मामलात को स्नैच पे ले जाएंगे जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, बैठने पर इख्तिलाफ नहीं है ना, किसके साथ बैठना है इख्तिलाफ इस बात पर है।
नहीं, वो भी गलत है, वो भी। असदुल्ला साहब देखिए, असदुल्ला साहब आप भी एक सहाफी हैं, तज्जिया निगार हैं, क्या सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत करने की बजाय गैर सियासी कुव्वतों से बात करना जमहूरी अमल है, या उनसे बात की दावत देना जमहूरी अमल है? ये क्या जमहूर की मंशा ये है? या जमहूर की मंशा आइन, कानून, पार्लिमान की बालादस्ती है? आइन और कानून, देखिए बिलफर्ज जो जमातें बैठी हैं हुकूमत में, आप समझते हैं कि मुकम्मल धांधली ज़द है, चलें आप कहते हैं उनकी 6 सीटें, और भाई 6 सीटों का तो एतराफ करो ना, उनके मैंडेट का जो भी अच्छा या बुरा मैंडेट है उसका एतराफ करके उनसे बातचीत में एंगेजमेंट तो आप करें। जो असदुल्ला साहब आपका सवाल था, आई थिंक दिस इज गेटिंग टू बी वेरी वेरी सीरियस, और अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त इसका तायुन या इसको एप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो ब्रिगेडियर गफ्फार साहब का मामला है, जो कि डीडीजी प्रोजेक्ट्स भी थे और बहुत क्लोज एड थे जब जनरल फैज साहब डीजीसी थे, या जो ओसी रहे हैं एक्स ओसी जो है ब्रिगेडियर नईम फखर इस्लामाबाद सेक्टर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अफसर थे, या फिर तीसरे साहब जो कर्नल आसिम है। मेरी इत्तला तो है 1-2 और लोग भी हैं जिनके गिर्द रडार जा चुका है, शायद ऑफिशियली अनऑफिशियली उनकी इत्तला भी आ जाए। तो ये मैं भी आपकी तरह सिर्फ टॉप सिटी का जो इशू था उनसे इन्हें निट कर रहा था। रीजन ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ये हिदायत थी, उसमें इन 2-3 अफसरान का नाम भी लिखा हुआ है, अदर 100 पीपल जो कि अननोन है। लेकिन जो पहली प्रेस रिलीज आई तर्जुमान पाक फौज की जानिब से, जो आज प्रेस रिलीज आई, उन दोनों प्रेस रिलीजेस के आखिरी हिस्से ये बता रहे हैं कि नॉट ओनली टॉप सिटी बट जो सियासी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर कंटिन्यूइंग, ये आखिरी 4 अल्फाज हैं इस प्रेस रिलीज के जो आज आई है, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये जो सवाल दानियाल साहब यहाँ से उठा था वो ये था कि 9 मई से पहले 25 मई हुआ था। 25 मई में को इमरान खान जो है वो एक रैली निकालना चाहते थे, पेशावर से वो आए, लेकिन 3 दिन पहले हमने देखा कि क्रैकडाउन शुरू हो गया लोगों के घरों में, घरों के अंदर पुलिस घुसी कि भाई ये लॉन्ग मार्च ना निकाल सकें, इस्लामाबाद की तरफ ना आ सकें। घर किसी का भी हो वो उतना ही मोहतरम है, आपका घर हो या मेरा घर हो या इनका घर हो, घर तो सबके मोहतरम होते हैं। क्या वहाँ पर रियासत ने नाइंसाफ़ी की लोगों के साथ? देखिए असदुल्ला साहब, अगर मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज साहिबा के रात को 12 बजे कमरा तोड़कर अंदर घुसा जाए तो वो ठीक है, क्योंकि वो किसी और जमात की हैं। अगर उनको अपने वालिद के सामने अरेस्ट किया जाए तो वो ठीक है, क्योंकि वो किसी और की जमात की हैं। हमारे किसी बंदे की गाड़ी में हेरोइन डलवाई जाए इनके लोगों से और उसको उठा लिया जाए, वो ठीक है, क्योंकि वो तो हेरोइन बेचने वाले हैं और ये हमारी जमात के, तो ठीक है। हमारे शादियों के दिनों पर हमारे MNA के कैंडिडेट्स को उठा लिया जाए तो ठीक है, क्योंकि वो चोर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज जो इनके साथ ये हुआ और तब हुआ, ये मकाफात अमल है। ये बदला लिया जा रहा है, हमने नहीं बदला लिया, इसके बीज इन्होंने बोए थे, और जिनको वो स्पेस दी थी ये काम करने के लिए और जिनसे काम करवाया गया था उन्हीं ने ये काम किए हैं। वो तब भी गलत था और आज भी है, लेकिन बात यह है कि वो चीज़ें करवाई किसने और पंडोरे बॉक्स खोले किसने? वो इन्होंने करवाए और करवाते गए, और आज भी अब वो पंडोरा बॉक्स यहाँ हो गया कि आज ये पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान की नई आने वाली नस्ल को करप्ट कर रहे हैं, अपने अफवाज के ख़िलाफ़, अपने आर्मी ऑफिशल्स के ख़िलाफ़, अपने सिपा सलारों के ख़िलाफ़ आप एक कैंपेन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका जो हदफ है वो मीट हो जाए। इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी, इन्होंने चादर चार दीवारी से शुरू किया था, और आज मुल्क के तोड़ने की बात, मुक्ति बानी की वीडियोज़ हो, शेख मुजीबुर रहमान की बातें हों, उससे आगे निकलकर पाकिस्तान को तोड़ने की बात सूबाई सतह के ऊपर सियासत करने शुरू हो गए हैं। सिर्फ क्यों? इमरान खान की एक मैं, जिस बंदे की मैं आज तक सेटिस्फाई नहीं हुई, वो 92 के वर्ल्ड कप से, जिसमें इंजमाम भी हीरो था, जिसमें वसीम अकरम भी हीरो था, वो मैं वहाँ से शुरू हुई और आज इस मुल्क को इस नतज को तोड़ने का नैरेटिव नहीं था, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का नैरेटिव नहीं था, अपने अफवाज की तस्वीरों को आग लगाने का नैरेटिव नहीं था। हमने ये नहीं कहा कि IMF के सामने जाके अपने अफवाज के, अपने लोगों के मुजस्मे जलाओ, हम उनकी तस्वीरें जलाओ, उनके ऊपर प्रोसेशंस करो। ये एक दिन से, ये वो लोग हैं कि पाकिस्तान को डे 1 से इनका जो है हदफ ये है कि इमरान खान मैं हूँ तो ये मुल्क है, मैं हूँ तो ये रियासत है, मैं हूँ तो पाकिस्तान है, और अगर मैं नहीं हूँ तो इस मुल्क को आग लगा दो, इस मुल्क को बंद कर दो। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आप अभी उठाएं इनके 8 ईयर लीडर्स की और उठाएं जिन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, उन्होंने कहा इमरान खान नहीं है तो मुल्क नहीं है, इमरान खान नहीं है तो सियासत नहीं है।
ये इनके एक क्लास के बगैर करते रहे जी भाई और ये बातें करते रहे। और वो इमरान खान जो एक टांगा पार्टी में आया था, जिसकी टांगा पार्टी हकीकत है और हकीकत आपको ये और वो नजर आया जो आपके खिलाफ में सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड्स में याद किया जाए। वो कह रहे हैं कि जी जो आपके खिलाफ जुल्म हुए वो तो नजर आए हैं, जो आपके जमाने में दूसरों के खिलाफ होते रहे वो आपको दिखाई नहीं। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हमने तो नहीं कहा था कि आप तीनों अदवार में आएँ और सिर्फ मुल्क को लूटें, खजाने को लूटें, अपने अपार्टमेंट्स बनाएं, अपनी जायदादें बनाएं। फिर नैब के अंदर तरमीम आपको क्यों करनी पड़ी, फिर क्यों आपको क्लीन चिट लेनी पड़ी, फिर क्यों लंदन डील करनी पड़ी। हमने तो नहीं आपके नाम दुबई लीक्स में डाले, हमने तो नहीं आपका जो है वो गंदम स्कैंडल के अंदर कोई पैसे बनाए, किसने बनाए। देखें, मामला ये जब कोई जुर्म करता है ना तो उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होती है। मेरा ख्याल में उससे सबक सीखना चाहिए था। जब नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा जेल में गए और फिर वहाँ से भागे और फिर दोबारा उन्होंने आना था तो वो सबक सीखना चाहिए था, लेकिन अभी भी वही सिलसिला जारी है, उसके ऊपर बिल्कुल ये पीछे नहीं हटे। क्योंकि अगर आपकी बुनियाद ही फार्म 47 की हो तो फिर आपने क्या आगे जायज़ काम करने हैं। घर की बुनियाद ही अगर ठीक ना हो तो उसके ऊपर क्या बिल्डिंग ठीक बन सकती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने कहीं बारूदी सुरंगें खोदी और हमने कोई मुल्क को इस दाने पे पहुंचाया। भाई, हमारी हुकूमत 3.5 साल थी, इकॉनमी कहाँ पर थी जब हम छोड़ कर गए, पेट्रोल कहाँ पर था जब हम छोड़ कर गए, अब कहाँ पे है। जो कहते थे 6 महीनों के अंदर बिल्कुल महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, हमारा आपसे वादा है, और ये बिजली सस्ती होने जा रही है। कहाँ पर सस्ती होने जा रही है, कहाँ पर सस्ती, कोई सस्ती नहीं होने जा रही। देखें, आज सूरत हाल ये है कि आज सर देखें, मैं आप चाहते नहीं है कि सस्ती हो बयान, देखें मसला क्या है, प्रैक्टिकली बात करें ना कि क्या होनी है या नहीं होनी। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपको नजर आएंगी लाइनें फॉरेन ऑफिस के बाहर, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लोगों के पास इतनी अच्छा नहीं जा सर्वे में आप वो भी देखें जो फॉरेन ऑफिस ने फिगर्स दिए, सर्वे तो पता नहीं भी दिया, सर्वे तो आप मानते ही नहीं है, सर्वे तो आपके हल्के का भी है, ठीक है, वो सर्वे के मुताबिक तो आप भी आ रहे हुए, ठीक है, तो सर्वे तो ये मानते नहीं है। सेकंड बात ये है 15,000 वोटों से जीते हुए 14,000 वोटों से, बहुत वोटों नहीं। देखिए, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि ना भाई मेरे इधर हलफ दे दें, तो ये नहीं देंगे। मैं कहूंगा कि अगर कुरान और हलफ जो है ना ये सियासत में ना लेके ना अगर के ऊपर आप कुरान को लेके हमला करेंगे, इलेक्शन में चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, आवाम के वोट के वो बंदा जो पामाली करेंगे, आवाम की राय की मुखालफत करेंगे, अगर आप आवाम के साथ जुल्म करेंगे, जाति करेंगे, मुझे आप बताएं, आप पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला करेंगे तो लोग आपसे हलफ लेंगे कि अगर आप जीते हुए हैं तो आप हलफ दे दें, अगर आप हारे हुए हैं तो तब भी बता दें। आपको तो हलफ किसने नहीं देना, हलफ की बात की आपको तो हलफ किसने नहीं देना। आप बताएं कि आप पाकिस्तान को, हम अदालत में जाते हैं तो आप कहते हैं हमें ट्राइब्यूनल पे एतराज है, आप कानून लेकर आ जाते हैं। पंजोता साहब, आप कह रहे हैं हल्फ दे दें, तो असेंबली में हल्फ उठाया है, वही हल्फ है। अपना भी हलफ ना दे, नवाज शरीफ का हलफ दे दें कि मैं नवाज शरीफ का हलफ देता हूं कि वो कैसे दे सकते हैं सर? मैं कहता हूं कि मैं हलफ देता हूं और हल्के से हारा मांगेंगे, ये भी हारा हुआ है सर। आप सारे पूरा पाकिस्तान आ रहा है सर, किस्सा हारे हैं। मैं कहता हूं आप एक तांगा पार्टी है, नहीं देंगे ये तांगा पार्टी, आप की तरफ जाएंगे, ये 9 मई की तरफ जाएंगे, ये उधर जाएंगे। इसलिए फायरवॉल हर चीज पे पाबंदी लगाई जा रही है कि कोई बात ना करे, कोई इनके ऊपर क्रिटिसाइज ना करे। ये वाला बड़ा सीरियस इशू है कि ये बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इंटरनेट के साथ, और डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान की एक हकीकत है। डिजिटल इकोनॉमी, एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम अपनी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। खुद आपके यहाँ एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो तमाम मिनिस्ट्रीज को डिजिटलाइज कर रहा है। इंटरनेट को स्लो डाउन करना चले, फायरवॉल लगानी है, डिजिटल जो दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, उनके ऊपर लगाए ना। ये पूरे मुल्क की आप अगर उसको स्लो डाउन बेहतर हो जाएगा, नो डाउट। इसमें इशू चल रहा है, लेकिन इशू क्यों चल रहा है? जो भी इशू चल रहा है सारे इशू चेक करना पड़ेगा, फाइबर ऑप्टिक कट होने के पीछे सर सारे इशू जो है ना वो ठीक करेंगे, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। इशू तो 4 दिन में पैदा करता है, 2-4 दिन में जो इश्यूज चल रहे हैं वो पहले भी पिछले, ये हमें ना हमें जहेज में बड़े इश्यूज मिले हैं, ये वाला तो नहीं मिला। तो जहेज में जो इशू मिले हैं ना, पहले इनको ठीक कर रहे हैं, फायरवॉल को भी कर रहे हैं और चीजें भी कर लेंगे वो इंशाल्लाह। चीजें बेहतर होंगी। कौन है इंटरनेट, कौन खराब कर रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? मैंने कहा ना कि चीजें बेहतर होंगी और आपको मुल्क इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। ये मुल्क को फाइबर ऑप्टिक कार्ड देखिए ना, सर इस मुल्क में जो मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क में जब कोई बड़ा इशू आया, वो बिजली का बहरान था, वो दहशतगर्दी थी, जो भी, इनके हल हमने ही निकाले हैं, हमारी जमात ने डिलीवर की है। तो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में बातें गाली गलौज के अलावा इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। डिलीवरेंस की बात कर नहीं सकते, डिलीवर इन्होंने किया नहीं है। ये आज जो मसले हैं हम इनसे भागते नहीं है, अभी तक कोई मसले हम इनसे भागते नहीं है। बिजली के बिल
गई हो, बिजली बताएं हाल हो गई हो, पेट्रोल हाल हो गया, हमने हमेशा महंगाई हाल हो गई हो, रोजगार लोगों को मिल गया, में कमी आई है, घर मिल गया, नौकरी मिल गई, कोई एक चीज बता, लेकिन पाकिस्तान जब भी हमें तारीखियों में मिला, ये मुल्क जब भी हमें अंधेरों में मिला, ये मुल्क हमें जब भी मिला इसका हल हमने निकाला। इन्होंने क्या किया सर, ये एक विसल ब्लोइंग एक्ट लेके आए थे सर, विसल ब्लोइंग एक्ट लेके आए थे, उसको नहीं चला सके। ये पूरा मुल्क सर $2 बिलियन की जगह सर आप किस चीज से इस्तीफा देंगे? आप $2 बिलियन के लिए पूरा मुल्क भेज दिया, जुमला ये क्या करेंगे? ये मुल्क हमेशा आपको अंधेरों में मिला और आपने इसको आईपीपी के जरिए, आपने आईपीपी के जरिए इसको अंधेरों से निकाला। नहीं, हमने इस मुल्क को निकाला, इन्होंने इस मुल्क को अंधेरों में झोंका, काम ना करने की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।